बहुत बोलती है तू। आज एक रात मेरे साथ बिता ले, बहुत खुश रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, अभी अपने भैया को फोन लगाती हूँ, तब पता चलेगा मेरे साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। अरे तू क्या कर लेगी, तेरे जैसे तो रोज आते हैं। भैया, हेलो भैया। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे फोन पे कॉल आ रहा है, बात करके आता हूँ। हेलो भैया, आज मेरे साथ पुलिस वाले ने बहुत बदतमीजी की। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, घसीटने लगा। अंजलि रो मत, मैं देख लूंगा। अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अंजलि अब तू डरना मत। जिसने तुझे रुलाया है उसकी रातें मैं हराम कर दूंगा। मैं आ रहा हूं। ओए गाड़ी साइड में लगा, कागज दिखा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? बहस मत कर, जल्दी कर। सर, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। अब हमें बताएगी कि गलती की या नहीं। कागज निकाल वरना चालान काटूंगा। अभी देती हूँ, ये लीजिए कागज। सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, चालान बनेगा। लेकिन मैंने तो सीट बेल्ट लगाई थी। बहुत बहस करती है तू। अभी तेरी गाड़ी थाने ले जाऊंगा, समझी? देखिए सर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पर बिना वजह बदतमीजी मत कीजिए। अब तू हमें सिखाएगी ड्यूटी कैसे करनी है। चल बैठ, बैठ थाने चल। मैं कुछ नहीं कर रही। चुप, चल थाने। करना है कीजिए, पर इस तरह से बात मत कीजिए। ज्यादा अकड़ मत दिखा, तू कोई बड़ी नेता मंत्री की बेटी नहीं है, समझी? यहाँ हमारे इलाके में सिर्फ हमारी चलेगी। ये क्या ज्यादती है? बहुत बोलती है तू। आज एक रात मेरे साथ बिता ले, बहुत खुश रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, अभी अपने भैया को फोन लगाती हूँ, तब पता चलेगा मेरे साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। अरे तू क्या कर लेगी, तेरे जैसे तो रोज आते हैं। भैया, हेलो भैया। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे फोन पे कॉल आ रहा है, बात करके आता हूँ। हेलो भैया, आज मेरे साथ पुलिस वाले ने बहुत बदतमीजी की। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, घसीटने लगा। अंजलि रो मत, मैं देख लूंगा। अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अंजलि अब तू डरना मत। जिसने तुझे रुलाया है उसकी रातें मैं हराम कर दूंगा। मैं आ रहा हूं। अब ये पुलिस वाला नहीं बचेगा। पुलिस वाला नहीं बचेगा। क्या हुआ सर? अब एक युद्ध घर के अंदर भी लड़ना होगा, और ये युद्ध सिस्टम के खिलाफ होगा। अब तेरी खैर नहीं। मैं इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देता हूं, शायद वीडियो पे 2 लाख व्यू आ जाए। क्या हुआ बेटी? माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। देखा आज कैसे लाइन में खड़ी कर दी उस लड़की को। ऐसे ही सबको समझाना पड़ता है। सर, सुना है लड़की किसी बड़े आदमी की बहन है। बड़ा आदमी जाए तेल लगाने, यहां मेरी चलती है। कौन बड़ा आदमी, सबको दिखा दूंगा असली ताकत। अरे ये तो मेरी बहन है और ये पुलिस वाला इसके साथ बदतमीजी कर रहा है। बेटी, फोन पे कॉल आ रही है। आप बात कर लो। कौन है? ठीक है। हेलो। हाँ माँ। हेलो बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूं माँ, मैं सब जान चुका हूं। अब इस जिल्लत का जवाब दूंगा, मैं कसम खाता हूं। इस पुलिस वाले ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, उसे उसके किए की ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
ये वीडियो किसने फेसबुक पे अपलोड कर दिया? तभी तो भैया ने वीडियो देख लिया होगा, तभी वो इतना गुस्सा कर रहे थे। भैया का फोन इतनी रात को। हाँ बताओ क्या हुआ? अंजलि अब तू डरना मत, जिसने तुझे रुलाया उसकी रातें मैं हराम कर दूंगा। मैं आ रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, माँ मैं आ गया हूं। तेरा अपमान अब मेरा मिशन बन चुका है, अब अंदर चले। बेटा पुलिस से उलझना ठीक नहीं, हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कानून तब तक ठीक है जब तक इंसाफ दे। अगर वही कानून इंसाफ छीन ले तो सैनिक की तलवार को बोलना पड़ता है। मां अब बहुत रात हो गई है, आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मां मैं थाने जा रहा हूं। हाँ सुना तुमने? वो आर्मी वाला भाई थाने के सामने खड़ा था, पूरा शहर ही देख रहा था। अब पुलिस की हालत क्या होगी? सिगरेट तो कोई सी भी पी लो, पर वो जो गोल्ड फ्लैग पीने का जो मजा है वो किसी में नहीं। बहुत बड़ी खबर राजपुरा से सामने आ रही है, जहां एक पुलिसकर्मी पर एक आर्मी जवान की बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश का आरोप लगा है। हेलो सर, जय हिंद सर। सोशल मीडिया पे मामला बिगड़ रहा है, हम ध्यान रखा जाए। कितने डरपोक लोग रहते हैं इस दुनिया में। सोशल मीडिया क्या बिगाड़ लेगा? लोग 2 दिन चिल्लाएंगे फिर सब भूल जाएंगे। सर मुझे रिपोर्ट करवानी है। हाँ, किसके खिलाफ करवानी है रिपोर्ट? दारोगा विजय के खिलाफ। क्यों रे मच्छर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत की मेरे नाम की रिपोर्ट लिखवाएगा? चल भाग यहाँ। साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, निकल बाहर। सर आज कमिश्नर साहब आ रहे हैं। हाँ, तो उनके स्वागत के लिए पूरे थाने को साफ करवा दो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे साहब आप यहां मुझे बता दिया होता तो मैं खुद यहां आ जाता। देखो ना, ये आम आदमी नहीं है, कभी भूलना मत। ये इस देश के सबसे बड़े आर्मी कैप्टन है। अब मैं तुझे बताता हूं कि फटीचर कौन होता है। अरे पुलिस वाले, तू क्या सोचता है? अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? सर मुझे माफ कर दो साहब, मुझे पता नहीं था कि वो लड़की तुम्हारी बहन है। अब मगरमच्छ के आंसू रोना बंद कर, तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है? रुको, शांत रहो। हिम्मत है तो रोको मुझे। साहब अगर मैं सस्पेंड हो गया तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझ पर दया करो। दोस्तों अगर आपकी बहन के साथ इतनी गलत हरकत हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं चलता हूं। देख, हमारे एक साहब के बेटे ने एक लड़के का सिर फोड़ दिया है। तू ये केस अपने ऊपर ले ले, तुझे क्या ही फर्क पड़ेगा कचरे वाले। साहब मैं ये केस कैसे अपने ऊपर ले लूं? मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं जेल में रहा तो उनकी दवाइयों का क्या होगा? ठीक है, हम तेरी माँ की दवाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। तुझे 3 महीने जेल में रहना होगा और तुझे पैसे भी देंगे। मुझे 3 महीने हो गए जेल में रहते हुए, पता नहीं मेरी माँ का क्या हुआ होगा। वो काफी वक्त से बीमार थी। अरे हम सब मारे गए, हमारी नौकरी गई। जिस लड़के को हमने जेल में भेजा है वो हमारे ही बड़े साहब डीजीपी का बेटा है। जिस बेटे को उसके बाप ने 15 साल पहले ठुकरा दिया, वही बेटा एक दिन उसी बाप के दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए मौत से भिड़ गया, जिसे पुलिस ने झूठे केस में जेल भेजा।
वही लड़का बना एक मासूम की आखिरी उम्मीद। गरीबी ने जिसके सपने छीन लिए, उसने नदी में कूदकर किस्मत को ही बदल दिया। मगरमच्छ, तेज धारा और मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब सच्चाई सामने आई तो एक बाप की गर्दन शर्म से झुक गई। अरुण की उम्र 18 साल थी, लेकिन उसका चेहरा 30 साल के आदमी जैसा दिखता था। भूख, मेहनत और परेशानियों ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां डाल दी थीं। उसका शरीर इतना दुबला पतला था कि हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। गंगा नदी के किनारे बसी झोपड़पट्टी में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें प्लास्टिक की चादरों और टूटी लकड़ियों से बनी थीं। छत पर पुराने टिन के टुकड़े थे जो बारिश में टपकते रहते थे। रात को ठंडी हवा झोपड़ी के हर कोने से अंदर घुसती थी। इस झोपड़ी में अरुण अकेला नहीं रहता था। उसकी माँ पायल शर्मा भी उसके साथ थी, लेकिन पायल शर्मा पिछले 3 सालों से बिस्तर पर थी। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उन्हें टीबी की बीमारी थी जो अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। खांसी इतनी तेज होती थी कि कभी कभी खून भी आ जाता था। पायल शर्मा कभी खूबसूरत और तेज तर्रार महिला थी, लेकिन अब बीमारी ने उन्हें एक कमजोर छाया में बदल दिया था। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरा पीला पड़ गया था। अरुण हर सुबह 4 बजे उठता था। अंधेरे में ही वह अपने फटे कपड़े पहनता, एक पुरानी बोरी उठाता और घर से निकल जाता था। उसका काम था नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में कचरा बीनना। वह प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, अखबार, गत्ते के डिब्बे, टूटे खिलौने और कोई भी चीज जो कबाड़ी के काम आ सकती थी इकट्ठा करता था। दोपहर तक उसकी बोरी भर जाती थी। फिर वह गर्मी, सर्दी, बारिश की परवाह किए बिना उस भारी बोरी को कंधे पर लाद कर 3 किलोमीटर दूर कबाड़ी की दुकान तक ले जाता था। कबाड़ी एक मोटा आदमी था जो हमेशा उसे कम पैसे देता था। कभी कभी तो बिल्कुल ही ठगने की कोशिश करता था, लेकिन अरुण के पास कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप पैसे लेता और वापस लौट आता। रास्ते में वह सब्जी बाजार से सस्ती और बासी सब्जियां खरीदता जो दुकानदार फेंकने वाले होते थे। फिर वह दवाई की दुकान पर जाता और अपनी माँ की दवाइयां लाता। ये दवाइयां बहुत महंगी थीं और कभी कभी पूरे दिन की कमाई इन्हीं दवाइयों में चली जाती थी। शाम को घर लौटकर वह अपनी माँ को दवाई देता, उनके लिए खाना बनाता और उन्हें अपने हाथों से खिलाता। पायल शर्मा अपने बेटे की यह हालत देखकर रोज रोती थीं, लेकिन अरुण हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझे जल्दी ही अच्छा कर दूंगा। ये जिंदगी पिछले 10 सालों से इसी तरह चल रही थी। जब अरुण 8 साल का था तभी से वह यह काम कर रहा था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसमें एक अजीब समझदारी थी। वह जानता था कि जिंदगी क्या है और संघर्ष किसे कहते हैं। उसे पता था कि दुनिया में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि इंसानियत अभी भी बाकी है। उस दिन सुबह अरुण हमेशा की तरह नदी के किनारे कचरा बीन रहा था। नवंबर का महीना था और हल्की ठंड पड़ने लगी थी। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। अरुण ने अपनी बोरी में प्लास्टिक की बोतलें, कुछ लोहे के टुकड़े और कुछ पुराने अखबार डाले थे। तभी अचानक एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। 3 पुलिस वाले उतरे और सीधे अरुण की तरफ बढ़े। अरुण डर गया। उसने कभी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन पुलिस को देखकर हर गरीब आदमी डरता है। एक पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चल हमारे साथ। अरुण ने पूछा, मैंने क्या किया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे जबरदस्ती जीप में बिठाया गया और थाने ले जाया गया। थाने में पहुंचते ही उसे एक अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। फिर 2 पुलिस वाले अंदर आए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे अरुण की पिटाई शुरू कर दी। लातों और घूंसों से मारा गया। अरुण चीखता रहा, मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। करीब 15 मिनट तक पिटाई चली। फिर एक पुलिस वाला जिसका नाम सुभाष था उसके सामने बैठा और बोला, देख हम तुझे बता रहे हैं, हमारे एक साहब के बेटे ने स्कूल में एक लड़के का सर फोड़ दिया है। वह लड़का अस्पताल में भर्ती है। अगर यह मामला बाहर आया तो साहब की नौकरी जा सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तू यह केस अपने ऊपर ले ले। तू कह दे कि तूने वह हमला किया था, हम तुझे पैसे भी देंगे और ज्यादा से ज्यादा तुझे 3-4 महीने की जेल हो जाएगी। तू तो वैसे भी कूड़ा बीनने वाला है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरुण के दिमाग में चक्कर आ गया। उसने कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठा केस क्यों लूं? तभी दूसरे पुलिस वाले ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, बहुत बोलता है, देख अगर तू राजी नहीं हुआ तो हम तुझे ऐसा मारेंगे कि तू जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। और हाँ, तेरी माँ को भी हम थाने बुलाएंगे, उसकी भी अच्छी धुनाई करेंगे। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी बीमार माँ का ख्याल आते ही वह टूट गया। उसने सोचा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है मैं राजी हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें रोज दवाई चाहिए, खाना चाहिए। मैं जेल में रहूंगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? आप लोग मुझे जितने दिन की सजा दिलाएंगे उतने दिनों तक मेरी माँ का सारा खर्चा उठाना होगा, उनकी दवाइयाँ, खाना, सब कुछ। और हाँ, मुझे अभी पैसे भी चाहिए जो मैं अपनी माँ को दे सकूं। पुलिस वालों ने आपस में बात की
और फिर राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुझे 15,000 रुपये देंगे और तेरी माँ का पूरा खर्चा उठाएंगे, तू बस अपना बयान दे दे कि तूने वह हमला किया था। अरुण ने सिर हिलाया। उसे कागज पर अंगूठा लगाया गया क्योंकि वह लिख नहीं सकता था। फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसने जज के सामने भी वही बयान दिया जो पुलिस ने उसे रटाया था। जज ने उसे 3 महीने की सजा सुनाई। अरुण को जेल भेज दिया गया, लेकिन इन पुलिस वालों को क्या पता था कि जिसको वह सजा दिला रहे हैं वह उन्हीं के बड़े साहब डीजीपी का बेटा है। 15 साल पहले की बात है, जब अरुण सिर्फ 3 साल का था। अरुण के पापा डीजीपी थे, कभी उनकी भी अच्छी जिंदगी थी। और पायल शर्मा वह एक सम्मानित परिवार की बहू थी। उनके पति डीजीपी दिवाकर शर्मा एक बड़े पुलिस अधिकारी थे। उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, इज्जत। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। डीजीपी दिवाकर शर्मा को किसी दूसरी औरत से प्यार हो गया। उस औरत का नाम सुनीता था। वह भी एक पुलिस अधिकारी की बेटी थी। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने पायल शर्मा को तलाक दे दिया और सुनीता से शादी कर ली। पायल शर्मा ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जज ने फैसला सुनाया कि अरुण अपनी माँ के साथ रहेगा। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने गुस्से में कहा था, तुम मेरे बेटे को बर्बाद कर दोगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जज का फैसला है। इधर उन पुलिस वालों ने अरुण को जेल भेज दिया और अरुण को 3 महीने की सजा हुई। 3 महीने धीरे धीरे बीत गए। आखिरकार वह दिन आ गया जब अरुण की सजा पूरी हो गई। उसे जेल से रिहा कर दिया गया। वह बिना देर किए भागता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर अजीब नजरों से देख रहे थे। आधे घंटे बाद वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने छोड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। अरुण ने अंदर झांका तो देखा कि पायल शर्मा चूल्हे पर खाना बना रही थी। उन्हें खांसी आ रही थी और वह बीच बीच में रुककर सांस लेती थी। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने आवाज लगाई, माँ। पायल शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अचानक उन्हें तेज खांसी आई और वह वहीं गिर पड़ी। अरुण दौड़कर उनके पास गया और उन्हें संभाला। पायल शर्मा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनका वजन और भी कम हो गया था। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और होंठ सूख चुके थे। अरुण ने पूछा, माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हें दवाइयाँ मिल रही थी ना? पायल शर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, वह पुलिस वाले रोज आते थे और दवाइयाँ दे जाते थे, पैसे भी दे जाते थे, लेकिन बेटा मुझे तुझसे मिलने की बहुत याद आती थी। तू इतने दिनों तक कहाँ था? अरुण ने झूठ बोला, माँ मुझे काम पर जाना पड़ा था, बहुत दूर था, इसीलिए नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। पायल शर्मा ने अरुण के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू बहुत अच्छा है। शर्मा ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे बिस्तर पर सुला दिया। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह अरुण फिर से अपने पुराने काम पर लौट गया। वह नदी के किनारे कचरा बीनने चला गया। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान में हल्का लाल रंग फैला हुआ था। नदी का पानी शांत था और कुछ पक्षी पानी के ऊपर उड़ रहे थे। अरुण ने अपनी बोरी फैलाई और कचरा बीनना शुरू कर दिया। वह प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और कुछ लोहे के टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई। यह आवाज ऊपर से आ रही थी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि नदी के ऊपर एक बड़ा पुल था जिस पर गाड़ियां चलती थीं। एक काली रंग की एसयूवी पुल पर से गुजर रही थी। उस एसयूवी में डीजीपी दिवाकर शर्मा अपनी पत्नी सुनीता और अपने 6 साल के बेटे सुमन के साथ बैठे थे। आज उनकी छुट्टी थी और वह अपने परिवार को घुमाने ले जा रहे थे। डीजीपी दिवाकर शर्मा अपनी वर्दी में नहीं थे, बल्कि आराम से कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। सुनीता खूबसूरत दिख रही थी और सुमन खिड़की से बाहर देख रहा था। सुमन ने कहा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? डीजीपी दिवाकर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, वहां तुम्हें बहुत मजा आएगा। सुनीता भी खुश थी। उन्होंने कहा, आज बहुत दिनों बाद हम सब साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। डीजीपी दिवाकर शर्मा ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे पुल पर चढ़ रही थी। पुल की ऊंचाई करीब 50 फीट थी। नीचे गंगा नदी का गहरा पानी था। तभी अचानक पीछे से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में आया। ट्रक का ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रक सीधा एसयूवी से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नीचे नदी में गिर गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। पुल पर लगी सभी गाड़ियां रुक गईं। लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर रेलिंग के पास दौड़े और नीचे देखने लगे और सिखाने लगे, कोई इन्हें बचाओ। किसी ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। नीचे नदी में एसयूवी गिरते ही पानी में धंस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के सभी दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। सुमन जो 6 साल का बच्चा था तुरंत पानी में बह गया। डीजीपी दिवाकर शर्मा को तैरना आता था। उन्हें पुलिस ट्रेनिंग के दौरान तैराकी सिखाई गई थी। वह किसी तरह खुद को गाड़ी से बाहर निकालने में सफल रहे और तैरते हुए पानी की सतह पर आ गए। लेकिन सुनीता को तैरना नहीं आता था। वह गाड़ी के अंदर ही फंस गई थीं और डूबने लगी। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने उन्हें बचाने की कोशिश की। वह फिर से नीचे गए
और सुनीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और गाड़ी भी धीरे धीरे पूरी तरह डूब रही थी। डीजीपी दिवाकर शर्मा को लगा कि अगर वह ज्यादा देर तक नीचे रहे तो उनकी भी जान जा सकती है। उन्होंने बहुत मन मारकर सुनीता को छोड़ दिया और फिर से ऊपर आ गए। वह तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़े। तब तक पुल के ऊपर और नदी के किनारे भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ, कोई अंदर कूदो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। पानी बहुत गहरा था और धारा तेज थी। डीजीपी दिवाकर शर्मा किनारे पर पहुंचे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, उनके सिर से खून बह रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें किनारे पर खींचा। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने हांफते हुए कहा, मेरी पत्नी अंदर है, कोई बचाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी और सुनीता भी उसके साथ डूब गई थी। डीजीपी दिवाकर शर्मा जोर जोर से रोने लगे। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीखे, मेरा बेटा सुमन कहाँ है? मेरा बेटा भी तो था गाड़ी में। लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन सुमन कहीं नहीं दिखा। डीजीपी दिवाकर शर्मा फिर से पानी में कूदने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। साहब, आप मत जाइए, आप पहले से ही घायल हैं, हम किसी को भेजते हैं। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगे। नहीं, मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। तभी भीड़ में से अरुण आगे आया। अरुण ने डीजीपी दिवाकर शर्मा के पास जाकर कहा, साहब, मैं आपके बेटे को बचा लूंगा, आप मुझ पर भरोसा करें। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने उसकी तरफ देखा। वह तैरना जानता था क्योंकि वह बचपन से इसी नदी में नहाता आया था। उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर गया। पानी बहुत गंदा और धुंधला था। उसे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वह लगातार खोजता रहा। ऊपर पुल पर और किनारे पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ मीडिया वालों ने भी खबर सुनी और वहां पहुंच गए। कैमरे लगाए गए और लाइव न्यूज शुरू हो गई। एंकर बोल रहे थे, ये देखिए, एक बहादुर युवक एक बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गया है। ये युवक एक गरीब कचरा बीनने वाला है। इसकी बहादुरी की हम जितनी तारीफ करें कम है। पूरे देश की नजर अब इस घटना पर थी। सोशल मीडिया पर लोग लाइव वीडियो देख रहे थे और दुआएं कर रहे थे। कमेंट्स आने लगे, वह लड़का सच में हीरो है, उसकी हिम्मत को सैल्यूट। अरुण पानी के अंदर बच्चे को खोज रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने एक बार ऊपर आकर सांस ली और फिर से नीचे अपनी बंदूक निकाली और मगरमच्छ पर निशाना साधा। यह एक खास तरह की बंदूक थी जो जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। गोली चली और सीधे मगरमच्छ के शरीर में लगी। कुछ सेकंड में मगरमच्छ बेहोश हो गया और पानी में तैरने लगा। अरुण को थोड़ी राहत मिली। वह तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पानी का बहाव तेज था और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके फेफड़ों में पानी जा चुका था और वह हाँफ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सुमन को बचाना चाहता था। करीब 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद अरुण किनारे के करीब पहुंच गया। लोगों ने उसे हाथ बढ़ाकर बाहर खींचा। अरुण ने सबसे पहले सुमन को किनारे पर रखा। सुमन पूरी तरह बेहोश थी। उसके पेट में भी बहुत पानी भर चुका था। रेस्क्यू टीम ने उसके पेट पर दबाव डालना शुरू किया। पानी बाहर आने लगा, लेकिन अरुण को होश नहीं आ रहा था। उसकी सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया और कहा कि फौरन आओ। तब तक पायल शर्मा को भी खबर मिल चुकी थी। उनके पड़ोस की एक महिला ने आकर बताया, पायल, तुम्हारा बेटा टीवी पर आ रहा है, वह किसी बच्चे को बचा रहा है। पायल शर्मा घबरा गईं। वह पड़ोस के घर में गईं और टीवी पर न्यूज देखने लगी। वहां अरुण का चेहरा साफ दिख रहा था। पायल शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे की बहादुरी देखी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी दिखा कि अरुण बेहोश पड़ा है और उसकी हालत खराब है। पायल शर्मा फौरन घर से निकली। उन्होंने एक ऑटो रोका और कहा, भैया जल्दी गंगा नदी के पुल की तरफ इंतजार करने लगी। तभी डॉक्टर बाहर आए। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने फौरन पूछा, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है और वह लड़का कैसा है? डॉक्टर ने कहा, दोनों की हालत स्थिर है। आपके बेटे के फेफड़ों में पानी था जो हमने निकाल दिया है। वह अब भी सो रहा है, लेकिन खतरा टल चुका है। 2-3 घंटे में उसे होश आ जाएगा। रही बात उस दूसरे लड़के की, तो उसकी हालत भी ठीक है। उसके शरीर में भी पानी भर गया था, लेकिन हमने समय पर इलाज कर दिया। वह भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने राहत की सांस ली। उन्होंने डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत बड़ी मेहनत की। फिर उन्होंने पायल शर्मा को देखा। वह वहीं कुर्सी पर बैठी थीं और उनका सिर झुका हुआ था। डीजीपी दिवाकर शर्मा उनकी तरफ बढ़े। जैसे ही पायल शर्मा ने सिर उठाया, डीजीपी दिवाकर शर्मा का चेहरा देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डीजीपी दिवाकर शर्मा भी चौंक गए। उन्होंने पायल शर्मा को पहचान लिया। उनके मुंह से निकला, पायल, तुम यहाँ? पायल शर्मा ने कहा, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने कहा, लेकिन तुम मेरे बेटे को अपना बेटा क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें तलाक दिया, लेकिन फिर भी तुम इतनी अच्छी हो
कि मेरे बेटे को अपना बेटा मान रही हो। पायल शर्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को बचाया है। वह अरुण मेरा बेटा है। डीजीपी दिवाकर शर्मा को जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से वहीं फर्श पर बैठ गए। उनके मुंह से एक चीख निकली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरुण मेरा बेटा है, वही अरुण जो मैंने 15 साल पहले छोड़ दिया था। पायल शर्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ, वही अरुण, तुम्हारा बेटा, जिसे तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, जो पिछले 15 सालों से कचरा बीन बीन कर अपनी बीमार माँ का पेट पाल रहा था, जिसने कभी शिकायत नहीं की, जो हर दिन भूखा सोता था लेकिन फिर भी मेरे लिए दवाइयां लाता था। डीजीपी दिवाकर शर्मा रो पड़े। उनके सीने में दर्द हो रहा था। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग सब कुछ सुन रहे थे। मीडिया वालों ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। ये खबर तेजी से फैलने लगी। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग कमेंट करने लगे, ये क्या, दोनों भाई हैं, एक भाई ने दूसरे भाई को बचाया? ये तो फिल्मी कहानी जैसा है। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और उठे। उन्होंने पायल शर्मा की तरफ देखा और कहा, पायल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। पायल शर्मा ने कहा, लेकिन तुम्हारी दूसरी पत्नी? डीजीपी दिवाकर शर्मा का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, वह चली गई, एक्सीडेंट में वह नहीं बची। सुमन ही अब मेरे पास बचा है। पायल शर्मा को सदमा लगा। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने कहा, पायल, मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ रहें। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। अब मेरे दोनों की कितनी मुश्किल है। उसे कभी ठीक से खाना नहीं मिलता, कभी अच्छे कपड़े नहीं मिलते, वह पढ़ाई नहीं कर पाया, उसका कोई भविष्य नहीं है। फिर उन्होंने सुमन के बारे में सोचा। वह भी एक मासूम बच्चा है जिसकी माँ अभी अभी चली गई है। उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। पायल शर्मा के मन में एक माँ का दिल था। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। मैं यह अपने दोनों बेटों के लिए कर रही हूँ। उनकी जिंदगी बेहतर हो, यही मैं चाहती हूँ। डीजीपी दिवाकर शर्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पायल शर्मा के हाथ पकड़ लिए और कहा, थैंक यू पायल, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें और हमारे बेटों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कुछ घंटों बाद अरुण को होश आया। उसने आंखें खोली तो खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाया। उसके चारों तरफ मशीनें थीं, ड्रिप लगी हुई थी। उसने अपनी माँ को देखा जो उसके बगल में बैठी थी। माँ, अरुण की आवाज कमजोर थी। पायल शर्मा ने उसके माथे पर हाथ फेरा। बेटा, तू ठीक है? तूने बहुत बहादुरी दिखाई। तूने एक बच्चे की जान बचाई। अरुण ने पूछा, वह बच्चा कैसा है? वह भी ठीक है, तू फिक्र मत कर। तभी डीजीपी दिवाकर शर्मा कमरे में आए। उनके और ये सुमन तेरा भाई है। अरुण को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। पायल शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, ये सच है। अरुण के मन में बहुत सारे सवाल आए। उसे गुस्सा भी आया। उसने अपने बाप को देखा जिसने उसे 15 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसने सुमन को देखा। वह एक मासूम बच्चा था। उसकी आंखों में डर था। अरुण का दिल पिघल गया। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अरुण ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप लेटा रहा। बाहर मीडिया वालों ने डीजीपी दिवाकर शर्मा को घेर लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी बड़े न्यूज चैनल वहाँ मौजूद थे। डीजीपी दिवाकर शर्मा ने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस लड़के ने आज मेरे बेटे सुमन की जान बचाई, वह अरुण मेरा अपना बेटा है। हाँ, वह मेरा बेटा है जिसे मैंने 15 साल पहले छोड़ दिया था। मैंने अपनी पहली पत्नी पायल शर्मा को तलाक दिया और दूसरी शादी कर ली। मैंने अपने बेटे अरुण की कभी खोज खबर नहीं ली। वह और उसकी माँ बहुत मुश्किल हालात में रहे। अरुण कचरा बीनकर अपनी बीमार माँ का पेट पालता रहा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आज मैंने देखा कि मेरा वह बेटा जिसे मैंने छोड़ दिया था, उसने मेरे दूसरे बेटे की जान बचाई। अब मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ पालूंगा। मैं अपनी पहली पत्नी पायल शर्मा को वापस अपनाऊंगा। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियां बजने लगीं। लोगों की आंखों में आंसू थे। यह एक बहुत इमोशनल पल था। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूफान मचा दिया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। लोग कमेंट कर रहे थे, अरुण एक हीरो है।